रोग किसी न किसी कारण से तो होता ही है। स्वयं तो कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा, कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा उसका कारण, चाहे वो पोषण में कमी हो या हम कहीं गंदगी में हो, या आप जो खाना खाते हैं वो चाहे कितना भी स्वच्छ क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें आवश्यक पोषक तत्व नहीं होंगे तो हमारे शरीर में कोई ना कोई कमी आएगी, चाहे वो रोग के रूप में आए या किसी असमर्थता के रूप में आए। तो आप ये जानते हैं कि जो हमारा शरीर है इसमें अनेक ऊतक है, ऊतक से मिलकर बनाए। मालूम है आप सब लोगों को, मैंने ऊतक पढ़ाए थे आपको, पाठ नंबर 6 या 7 है शायद ये ऊतक। ये ऊतक हमारे शरीर के विभिन्न अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं, यानी ऊतकों से मिलकर, जैसे हार्ट है, दिल, फेफड़े, जितनी भी चीजें हैं ये सब ऊतकों से मिलकर बनी है। ये शरीर के विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। प्रत्येक अंग तंत्र में विशेष कार्य के लिए विशेष अंग है। सांस लेने के लिए फेफड़े हैं, रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में बहाने के लिए दिल हमारा कार्य करता है, हृदय जिसे कहते हैं, और शोधन के लिए वृक्क हैं जिन्हें किडनी कहते हैं। तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अंग हमारे पास है। पाचन तंत्र के लिए मुख है, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सब पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो विशेष कार्य के लिए हमारे पास अंग है, ठीक है। तो ये जो सब अंग हैं ये मिलकर हमारे शरीर को चलाते हैं। रोग होने की स्थिति में, जब रोग हमें होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, तो जैसा कि मैंने हेडिंग डाला है रोग के कारण। रोग के क्या कारण हो सकते हैं, रोग के कारक, बल्कि हेडिंग यह है रोग के कारक। रोग के क्या कारक है, तो कारक या कारण वैसे एक ही बात है। रोग के कारण अलग अलग स्तर पर अलग अलग हैं। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा, उसको पतले दस्त आ रहे हैं, किसी छोटा बच्चा है कोई, उसे पतले दस्त है, तो हम ये कहेंगे कि इसका कारण जीवाणु हो सकते हैं। उसने कुछ ऐसा खाया है जिसकी वजह से उसके आहार नाल में जीवाणु पहुंच गए हैं, यानी गंदा पानी पिया या तो या कोई गंदा भोजन किया है उसने, जिससे उसे पतले दस्त हुए। तो दस्तों का कारण है जीवाणु अंदर जाना, ठीक है। लेकिन अगला प्रश्न यह उठता है कि जीवाणु कहाँ से आया। मैंने बताया जीवाणु कहाँ से आया। यदि हम मान लें कि जीवाणु दूषित जल पीने से बच्चे के शरीर में पहुंच गया है, तो यह भी हो सकता है कि अन्य बच्चे भी इस दूषित जल को पिए होंगे। तब ऐसा क्यों नहीं हुआ, दूसरे बच्चों ने भी तो दूषित जल पिया होगा, तो उनको दस्त क्यों नहीं लगे। तो अब ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चे को दस्त लगे लेकिन दूसरे को नहीं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ ही ना हो, यानी कि जो जीवाणु अंदर आया, बहुत सारे बच्चों ने वो पानी पिया है, तो सारे बच्चों की जो जीवाणुओं से लड़ने का जो सिस्टम है वो सबका दुरुस्त नहीं है। जिसका दुरुस्त है वो बच गया, जिसे हम आजकल बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति। उस बच्चे की रोगों से लड़ने की शक्ति कमजोर होगी, इसलिए जीवाणु प्रभावी हो गए, और प्रभावी होकर उन्होंने अपना असर दिखाया। तो बच्चा हो सकता है स्वस्थ ना हो, जिससे जीवाणु के संपर्क में आने पर वह बीमार हो गया, जबकि अन्य बच्चे बीमार नहीं हुए। अब प्रश्न ये भी उठता है कि बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं है, स्वस्थ क्यों नहीं था वो बच्चा जिसे दस्त लगी। इसका कारण यह हो सकता है कि बच्चा पर्याप्त भोजन ना करता हो तथा उसका पोषण ठीक से ना हुआ हो। मैं पहले भी ये बात बता रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि किसी बीमारी को होने के लिए आप गंदगी में ही जाएं या कोई आपके अंदर प्रवेश करे। आप अगर ठीक से भोजन नहीं खाएंगे, आपका पोषण ठीक से नहीं होगा, तब भी आप बीमार हो सकते हैं। अतः इस स्थिति में पर्याप्त पोषण का ना होना ही रोग का दूसरा कारण है। तो एक कारण तो ये रहा कि कोई जीवाणु आपके अंदर जाए या कोई चीज़ अंदर जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी बीमार नहीं होते,
वो नहीं है, लेकिन वो बच्चा बीमार हुआ तो उसका दूसरा कारण ये था कि उसको सही से पोषण नहीं मिला। ठीक है, तो बच्चा पर्याप्त पोषण क्यों नहीं पाता, अब ये तीसरी बात हम करेंगे, उसे पर्याप्त पोषण क्यों नहीं मिला। या तो हो सकता है उस बच्चे ने घर में पर्याप्त खाना हो, खाता ही ना हो, है ना। एक कारण तो ये हो सकता है कि परिवार में बच्चा खाना ही ना खाता हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि पता लगा उसको परिवार में भोजन ही ना मिल पाता हो ठीक से, है ना। गरीब परिवारों में क्या होता है कि बच्चों को ठीक पोषण नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो दुर्बल या अन्य बीमारियां उनमें होती हैं। तो इसका कारण यह हो सकता है कि बच्चे के माता पिता गरीब हों, या यह भी हो सकता है कि बच्चे में कुछ आनुवंशिक विभिन्नता हो जो जीवाणु के संपर्क में आने पर पतले दस्त से प्रभावित हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को माँ बाप से कुछ इस प्रकार का शरीर मिला कि वो आसानी से ही जीवाणु से प्रभावित हो जाता है, ये भी हो सकता है। वो खूब अच्छा खा रहा है, खूब अच्छा पी रहा है, लेकिन एक कारण जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक मतलब जो उसके माता पिता से उसे शरीर मिला है। आपने देखा होगा कि जो माता पिता कमजोर हो सकते हैं उनका बच्चा भी हो सकता है कि वो कमजोर रहे। जो माता पिता लंबे होते हैं उनके बच्चे लंबे होते हैं, जो छोटे होते हैं उनके बच्चे। तो हमारा शरीर जो होता है हमारे माता पिता की देन है। जैसे हमारे माता पिता होंगे वैसे ही हमें शरीर की प्राप्ति होगी। ठीक है, अपर्याप्त पोषण एवं आनुवंशिक विभिन्नता रोग के कारण में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को दस्त तभी होगा जब वह इस जीवाणु के संपर्क में आएगा। बिना जीवाणु के संपर्क में आए तो उसको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चे को साफ पानी उपलब्ध क्यों नहीं था। दूसरी बात आती है कि बच्चे में जीवाणु तो प्रवेश कर गए, किससे प्रवेश करे, गंदे पानी से। तो उसे गंदा पानी कहाँ से मिला। शायद जहाँ बच्चों का परिवार रहता है वहाँ गंदगी अधिक हो सकती है ना, वहाँ हो सकता है गंदगी हो, तथा वहाँ पर खराब लोक सेवाओं के कारण साफ पानी उपलब्ध न हो पा रहा हो, ये भी हो सकता है। इस प्रकार गरीबी तथा लोक सेवाओं की अनुपलब्धता बच्चे को बीमारी के तीसरे स्तर का कारण है। पहला स्तर क्या था कि वो बच्चा उसने गंदा पानी पिया। दूसरा स्तर क्या रहा कि उसका जो शरीर था वो जीवाणु से लड़ने लायक नहीं था। तीसरी बात यह है कि वो जीवाणु उसके अंदर कहाँ से आया। तो वो आया गंदा पानी पीने से। गंदा पानी कहाँ से आया, या तो वो गंदगी में रहता है बच्चा, या फिर जो उसे सेवाएं मिल रही हैं सरकार के द्वारा उनका स्तर ही ठीक नहीं है, वहीं से उसे गंदा पानी। अब आप लोग पानी बना तो सकते नहीं है, आप लोग क्या हैंडपम्प से या जो सरकारी नलों से आता है वहीं से पानी मिल सकता है। अगर वही साफ नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकते। इसमें ना अमीरी कुछ कर सकती है, ना गरीबी कुछ कर सकती है, ना पोषण कुछ कर सकता है। ठीक है, तो ये था तीसरा स्तर। अब होता है संक्रामक तथा असंक्रामक कारक। अगला पॉइंट है संक्रामक व असंक्रामक कारक। सुनिए, रोग के तत्कालिक कारक दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक कारक और दूसरा असंक्रामक कारक। संक्रामक कारक में रोग का प्रमुख कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये बहुत छोटा जीव होता है, वायरस एक बहुत छोटा सा जीव है जो दिखाई भी नहीं। ठीक है, और संक्रामक वो होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। जैसे आपके पास कोई छींकता है तो जो जुकाम के जो वायरस है वो आपसे, इन्फ्लुएंजा जिसे कहते हैं, एक व्यक्ति से वायु के द्वारा दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये संक्रामक जो कारक है वो यही है। तो संक्रामक कारक मैंने बताया आपको, सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं, है ना। जैसे कि कोरोना फैल रहा है, समाज में फैल रहा है, समाज समुदाय फैल सकते हैं। अतः इसके कारण होने वाला रोग भी, तो संक्रामक रोग आपको मैंने बता दिया क्या होता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे रोग भी होते हैं जो संक्रामक नहीं होते, असंक्रामक होते हैं। मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को दस्त है, तो ये जो रोग है
ये उस बच्चे से किसी दूसरे बच्चे को नहीं होगा। ये वैसे होते हैं बहुत सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही, परंतु ये जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर आसानी से नहीं जाते। तो ऐसे रोगों को हम असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, संक्रामक और असंक्रामक आप समझ गए होंगे। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाते हैं वो संक्रामक है, और जो नहीं जाते वो असंक्रामक। और ये सूक्ष्म जीव ही इन्हें करते हैं। तो अब हम दोबारा से फिर आपको एक बार फिर बताते हैं कि भी संक्रामक रोग क्या है। तो मैंने बताया कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है संक्रामक रोग कहलाता है। इन रोगों के कारक वायरस या विषाणु होते हैं। क्या होते हैं इनका कारक? संक्रामक रोग का वायरस। लेकिन वायरस एक इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इसे विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाणु। तो विषाणु जो होते हैं उनके जो संबंधित रोग हैं खांसी, जुकाम, डेंगू बुखार, हेपेटाइटिस, एड्स, ये ऐसे रोग हैं जो बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने पर दूसरे व्यक्ति को भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों तो ये संक्रामक कारक है विषाणु, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग को पहुंचा देता है। ठीक है, तो कुछ और भी बातें हैं, जैसे रोग कारकों को कई भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग के सदस्य मध्य जैविक गुणों में समानता होती है। जैसे सभी वायरस केवल परपोषी कोशिकाओं में ही गुणन कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है वायरस के बारे में जानने की। वायरस जो होता है ये कब ज़्यादा सक्रिय होता है? जब ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा। अगर जैसे मान लिया वहाँ वायरस है तो वो कुछ समय बाद स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये किसी जीवित कोशिका में चला गया, जीवित कोशिका यानी मनुष्य में या जानवर में किसी में चला गया, तो वहाँ ही सक्रिय हो जाएगा और वहाँ वो सब करेगा जो अन्य जीव करते हैं। हमारा भोजन खाएगा, है ना, और जनन क्रिया करेगा, फैलना शुरू हो जाएगा। तो वायरस जो होता है ये जीवित कोशिकाओं में सक्रिय होता है। ठीक है, ये बात सब अच्छे से समझ लीजिए। इसी प्रकार बैक्टीरिया और फंगस ये भी बहुत तेजी से फैलते हैं, जबकि तुलनात्मक रूप से कृमि जो होते हैं, फीता कृमि है, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मैंने भी बताया वायरस, इसमें तो गुणन करने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत तेज़ी से अपने जो संख्या है उसको बढ़ा लेते हैं। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 टूटते चले जाते हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आज आपको संक्रामक रोगों के बारे में और वायरस के बारे में समझाया। बाकी अगली क्लास में आपको समझाऊंगा, तब तक आप इसको पढ़ें और अच्छे से समझें। और कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो मुझसे आप उसे पूछ लें।